गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 27 अगस्त है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और न्यूज़ के साथ साथ कौन से निबंध के टॉपिक शामिल है जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरएस, जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम, छत्तीसगढ़ जैसे एग्ज़ाम पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके करेंट के सारे सेगमेंट को कवर करता है। तो लगातार हम बने हुए हैं, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का डिस्कशन टॉपिक क्या है। तो राज्यों के खजाने पर दो तरफा असर करेगा यूपीएस, अर्थात नया जो पेंशन स्कीम लाया गया वो उसके बारे में बात हो रही है। इससे राजकोषीय असंतुलन के बारे में चर्चा चल रही है। राज्यों का बढ़ता राजकोषीय घाटा है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक विकृतियाँ की समस्या क्या है उस पर एक नज़र हम लोग डालेंगे। पुरानी पेंशन योजना जो राज्यों के द्वारा लागू की गई उसके वापसी से अतिरिक्त दबाव बना है, इससे संबंधित नए हम एस्पेक्ट को समझेंगे। साथ ही देखेंगे राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन जिसे FRBM एक्ट कहा जाता है के लक्ष्य क्या है इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए। तो इन सारे मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही आगे बढ़ते हुए देखेंगे केंद्र सरकार ने लद्दाख में बनाए 5 नए जिले, और उसके बाद देखेंगे टॉपिक भारत सिंगापुर के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों के मजबूत करने का मंथन हो रहा है, इस पर चर्चा चल रहा है। तो इन सारे एस्पेक्ट को देखेंगे पीटी और मेंस के संदर्भ में। महिला अपराध पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने में बंगाल सरकार पीछे है, फिसडी है। इससे संबंधित कुछ आंकड़े आए हैं, तो इसके साथ साथ हम देखेंगे महिला सुरक्षा संबंधित आंकड़े क्या हैं, महिला सुरक्षा नवीन पहल क्या की गई है, महिला सुरक्षा के लिए विधिक ढांचे क्या है, महिला सुरक्षा के हालिया न्यायिक निर्णय कौन कौन से हैं, तो जिससे हम महिला सुरक्षा के संदर्भ में वास्तविक स्थिति समझ पाएंगे। क्या महिला का जो सुरक्षा केवल सुरक्षा का मामला है या कुछ और भी मामले हैं। इसके आगे हम देखेंगे पूरे देश में आसानी से मिल सकेगा छोटा कर्ज, तो आरबीआई के द्वारा जल्द एक योजना शुरू की जाएगी, उसके संदर्भ में हम न्यूज़ देखेंगे। एमपॉक्स की रोकथाम के लिए WHO ने शुरू की योजना, तो वो योजना क्या है उस पर हम नज़र डालेंगे। मात्र 35 रुपये में हो सकेगी टीबी की जांच, तो इस तरीके से बहुत सा खर्च जो होता था मरीजों का वो बच सकेगा। उसके साथ हम देखेंगे टीबी या क्षय रोग क्या होता है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे क्या होता है, सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं भारत के संदर्भ से, फिर टीबी और लक्ष्य क्या है बनाए रखे हैं WHO ने, और भारत सरकार ने अपना टीबी लक्ष्य क्या बना रखा है। तो इसके साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में मलबे से दबी नदी में फिर बहने लगी जलधारा, ईरू नदी का एक चर्चा आया है, तो ईरू नदी के संदर्भ में हम एक छोटा सा संक्षिप्त नोट देखेंगे। संपादकीय में आज देखेंगे अंतरिक्ष में नई जमीन की तलाश और महिला सशक्तिकरण का अधूरा है संकल्प। तो ये दोनों संपादकीय को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप देखते हैं आपका करंट जो इशू लगता रहता है जिसका स्टैटिक्स पार्ट और करंट पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। युक्ति आई अपने पुराने लोगों से बदलकर इस लोगों के साथ आ गया, नवीन लोगों के साथ नवीन अवतार में आया है, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बार कोड को स्कैन कर लीजिएगा अपने गूगल स्कैनर से, आप डायरेक्ट जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktis.in पर, और सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। जब सब्सक्राइब हो जाता है तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, पुश कीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए न्यूज़ पर आते हैं, बनते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, बात मैंने कल भी बात आप लोगों को बताई थी कि जब इस तरीके के निर्णय आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम बात करेंगे एकीकृत पेंशन योजना के बारे में, तो सबसे पहले मैंने बताया था वित्तीय समायोजन करने की आवश्यकता होगी। देखिए यही बात आज उभर कर सामने आई है कि वित्तीय समायोजन कैसे होगा। अतिरिक्त जो पैसे आएंगे लगाने पड़ेंगे सरकार को, या हम दोनों सरकारों की बात कर ले, केंद्र अपने स्तर पर लगे, जब राज्यों में मांग उठेगी तो राज्य सरकार को भी अपने पैसे लगाने होंगे, तो राज्य सरकार फिर केंद्र से पैसे मांगे इसके लिए, तो केंद्र पर दोहरे जब दबाव पड़ेंगे तो इसके लिए वित्तीय समावेशन कैसे होगी। तो इसी के मुद्दे पर आज इसको देख लेना है, एक टॉपिक पर नज़र कर लेना है। तो हम आप पुराने स्कीम के बारे में, नए स्कीम के बारे में दोनों पर चर्चा कर रखें। कल का वीडियो जो नहीं देखें जाके कल का वीडियो देख लीजिएगा। ये एकीकृत योजना क्या है, न्यू पेंशन योजना क्या थी, ओल्ड पेंशन योजना क्या थी, सभी पर हम चर्चा कर रखे। अब देखिए इससे क्या होगा कि यूपीएस के तहत अभी राज्यों के कुल फंड में सरकार की बढ़ी हुई हिस्सेदारी मौजूदा 14% से बढ़कर 18.5% के तहत अतिरिक्त राशि अपने राजस्व से संग्रह से देना, अर्थात हमें 4.5% अतिरिक्त कर्ज केंद्र सरकार देगी। तो यह अतिरिक्त पैसा कहाँ से आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो यह राज्यों
केंद्र सरकार पर एक अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि इसके साथ भविष्य में बढ़े हुए दायित्व के हिसाब से आवश्यक फंड की व्यवस्था अभी भी सोचना होगा, कैसे इसको लाएगी। कांग्रेस ने भी इस बारे में पत्ते नहीं खोले, ये सब बातें राजनीतिक तौर पर है। तो लेकिन यहाँ पर यूपीएस और ओपीएस लागू करने का फैसला राज्यों के वित्तीय खजानों पर बहुत भारी असर डालने वाला साबित होगा। कुल मिलाकर हम आर्थिक समायोजन की बात करें तो आर्थिक संतुलन की बात करें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। अगर राज्य यूपीएस लागू करते हैं तो सेवानिवृत्ति वाले कर्मचारियों को सुनिश्चित राशि बतौर पेंशन अंतिम कार्य वर्ष के 12 महीनों के औसत से 50% देना होगा। बाद में से हर 6 माह पर महंगाई भत्ता जोड़कर, ग्रेजुटी जोड़कर अतिरिक्त एकमुश्त राशि देनी होगी, जो संयुक्त बोझ पर और भी अतिरिक्त दबाव डालेगा। तो इस तरीके इसका अभी कोई भी आकलन सामने नहीं आया। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस के तहत निर्मित जो फंड अतिरिक्त 4.5% जो योगदान है, जो 18% तक पहुंच गया है, सिर्फ वर्ष 2025-26 में 6,250 करोड़ रुपये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पर यह राज्यों के हिसाब से लगाइए, फिर जब राज्य के स्तर पर लगाइएगा, मैं आंकड़े अभी दूंगा कैसे यह परेशानी का सबब है, चिंता का विषय है, जिसके आधार पर यह चिंताएं होंगी। पर केंद्र सरकार अगर लगाएगी यह योजना तो उसे मात्र 25-26 के लिए कितना रुपया देना होगा? केवल 6,250 करोड़ अतिरिक्त रुपया देना। यह केंद्र के लिए बड़ी योजना नहीं है, पर जब राज्यों को समग्र रूप से जोड़ दिया जाएगा तो यह बहुत बड़ी राशि बढ़ जाएगी, यह लाख करोड़ में चल जाएगा। तो यह समस्या एक वृहद स्थिति को लेकर आएगा। तो हम इसी के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए 37-38 के बाद राज्यों की दिख सकता है असर। आकलन के मुताबिक यूपीएस लागू करने का असर राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर 37-38 तक के बाद दिखेगा। वजह यह है कि जब 2004 के बाद सेवा में आने वाले एनपीएस लेने वाले राज्य कर्मचारी 20% वर्ष 2037 तक सेवानिवृत्त होंगे, तभी इन पर लागू होगा। तो 20% जो कर्मचारी लागू, उनके लिए 37-38 के संदर्भ में हम देखेंगे। जो 15 वर्ष जो 2038 से लेकर 52 के बीच ऐसे 60% कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। तो 68 और 52 का इसका असर देखने को मिलेगा। आज जो निर्णय लिया गया एनपीएस के तहत, इन कर्मचारियों सरकार के योगदान के निमित्त फंड से जो राशि बनती थी उनसे पेंशन की भुगतान किया जाता था, ऐसी बातें की जा रही है। अब इतनी बातें हो चुकी है। देखिए मैं जब नवंबर 2022 में एनपीए की राज्यों का योगदान कितना था, इसको देखिए 2.5 लाख करोड़ था। अब यह समझ के देखिए, जब राज्यों को, अब केंद्र को तो लगेगा मात्र 6,250, पर राज्य जब इसमें जुड़ेंगे अपने एनपीएस नए यूपीएस के तहत, तो आपको कितना करोड़ जब एनपीएस में दे रहा, न्यू पॉलिसी न्यू पेंशन स्कीम में जब ही 2.5 लाख करोड़ रुपया दे रहा है, तो जब न्यू आपको यूपीएस लगेगा, जो एकीकृत पेंशन योजना है, वो जब आएगी, लागू होगी, तो कितना रुपया अतिरिक्त देना होगा। तो समझ के देखिए इन सब चीज़ों को। चलिए आगे हम बढ़ते। राजकोषीय असंतुलन कैसे होगा, तो ध्यान रखिए कुछ आंकड़े में दे रहा हूं जिसके आधार पर आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। सबसे पहले याद रखिए बढ़ता ऋण है। जैसे 2014 से 22 के बीच भारतीय राज्यों के औसत ऋण जीडीपी अनुपात, जो डेब्ट टू जीडीपी इन रेशियो होता है, वो 22.2% से बढ़कर कितना हो गया? 34.5%। जो अंतिम 2022 का, अगर हम 14 से लेकर 22 तक के आंकड़े को हम ले, तो इस तरीके से यह जो 22% पहले हुआ करता था, बढ़कर कितना हो गया? 34.5%। जहाँ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे लोक लुभावनी राज्यों ने इसके स्तर में तेजी से वृद्धि, जिन राज्यों में लोक लुभावनी योजनाओं को लाया गया, उनमें यहाँ पर ऋण अनुपात, जो औसत ऋण जीडीपी अनुपात है, ऋण जीडीपी अनुपात है, वो बढ़ गया। तो इस तरीके से देखते हैं, उसके पास पहले से ही दबाव पहले से रखा हुआ है राज्यों में। अंतरिम बजट हम 2024-25 के आंकड़े को देखें, हालांकि बजट आ चुका, उसमें भी बात हुई है, पर पहले अंतरिम बजट के कुछ आंकड़े को देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जो है 5.1 राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया। इसी तरह केंद्र सरकार ऋण से जीडीपी, आपको ध्यान रखिएगा, अनुपात जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो वित्त वर्ष 2020-21 में 61.4% गिरकर आपको 2023-24 में 57.1% हो गया। यह जब 2014 से 22 में हम जाते तो यह कुछ समय कालांतर में बढ़ा है, पर जब हम एक वर्ष का देखते हैं तो यह घटा है। तो इसे याद रखिएगा कुछ आंकड़ों को। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं, जब हम उच्च घाटा की बात कर रहे हैं, जिसमें राज्यों की संयुक्त राजकोषीय घाटा 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% तक पहुंच गया, जो मुफ्त बिजली, ऋण माफी और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लोक लुभावन व्यय से अधिक प्रभावित हो रहा था। इस तरीके उच्च घाटा। राजस्व में कमी देखने को मिल रहा है। कर राजस्व का
लोक लुभावने खर्चों पर तालमेल नहीं हो सक रहा है, जहां राज्य अंतराल भरने के लिए केंद्र सरकार के बेल आउट जैसे कॉन्सेप्ट आपको अपना रहे हैं, उसे उधार लेने के लिए अत्यधिक निर्भर है। अर्थात राज्य क्या कर रहे हैं, राज्य एक बेल आउट पैकेज ले रहे हैं, जिससे हम राज्य क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे राज्य केंद्र दिल्ली से बेल आउट आपको पैकेज ले रहे हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ कर्ज ले रहे हैं, अत्यधिक निर्भर हो गए। कुछ भी समस्या होती है राज्य केंद्र सरकार की ओर मुंह उठाती है और बात करती है कि हमें कर्ज दो, और मजबूरन उनको कर्ज देना पड़ता है, क्योंकि वित्तीय समावेशन करना, राज्यों के नागरिकों के हितों की रक्षा करना, इसके लिए बेल आउट जो पैकेज है और भी बढ़ता गया, राज्यों का बढ़ता राजकोषीय घाटा। तो इस तरह कई राज्यों में मुफ्त बिजली जैसे लोक लुभावने उपायों के चलते प्रदत्त सब्सिडी कारण घाटे की स्थिति बढ़ी। केवल मुफ्त योजनाएं बिजली की यहाँ चर्चा की गई है, और भी मुफ्त योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे मुफ्त साइकिल योजना, इसी तरीके से और भी बहुत सी योजनाएं हैं। जो मैं बार बार बोलता हूं कि राज्य जब अपने एसेट निर्माण करने लगे, एसेट निर्माण कर ले, तो कोई भी योजना गलत नहीं होगी। आप फ्री क्या दीजिए, पूरा एडवांस दीजिए, पर आपके पास जब पैसे नहीं, तो इस प्रकार की जो योजनाएं लाई जाती है, जो सक्षम व्यक्ति भी बिजली के बिल देने के लिए, बसों के भाड़ा देने के लिए है, उनको भी मुफ्त देना, तो यह राज्य के हितों के खिलाफ तो जाते ही है, साथ ही साथ केंद्र के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर यह वित्तीय नुकसान का मामला बन जाता है। तो इस तरीके से आप समझिएगा, नेक्स्ट सब्सिडी पर राज्यों का औसत व्यय उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी का 0.87% है, जबकि कुछ राज्य इससे कहीं अधिक व्यय कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए पंजाब 2.35%, राजस्थान 1.92%। तो औसत जो है हमारा 0.87, उससे कहीं अधिक कोई राज्य खर्चा कर रहा है, तो उस राज्य पर तो दबाव बन ही रहा है, उसके अतिरिक्त राज्यों पे भी बढ़ा। तो जब हम यूपीएस लाएंगे तो यह व्यय भी बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, सीधा तौर पर मान कर चलिए कि राज्य सीधा बेल आउट पैकेज मांगेंगे, किससे, केंद्र से। तो केंद्र इसको देगा, तो ये सब आंकड़े जो देख रहे हैं, राजकोषीय घाटे का आंकड़ा और भी बढ़ेगा, उच्च घाटा दर बढ़ेगा, राजस्व में कमी होगी, ये सब मामले आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम देखेंगे, इसी में आर्थिक विकृतियां कैसे उभर कर सामने है। तो निवेश में गिरावट के दर्ज देखने को मिले। अगर हम भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हम प्रवाह की बात करें, तो वर्ष 2022 में 10% की गिरावट आई थी। कुछ विश्लेषकों द्वारा क्या किया गया, मूल्य नियंत्रण और संरक्षणवादी उपायों जैसे लोक लुभावने नीतियों द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता का परिणाम बताया गया था। तो लोक लुभावने जो नीतियां हैं, यह जो अपने सत्ता में बनाए रखने के लिए, हम यूपीएस की बात करें, एनपीएस की बात करें, ओपीएस की बात करें, या कोई बिजली पैकेज की बात करें, बस सेवा की बात करें, जो मुफ्त की बात हो रही है, इस सब से क्या होता है, अतिरिक्त दबाव बनता है लोक लुभावने योजनाओं के तहत। यह देखिए, यूपीएस पेंशनधारियों को दिया जाने वाला एक संरक्षा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पर इससे अतिरिक्त दबाव राज्यों को, केंद्रों को पड़ता है। तो इसके लिए हम बार मैं बोलता हूँ कि एसेट निर्माण कीजिए। एसेट निर्माण करेंगे जब वित्तीय हम समायोजन कर पाएंगे। वित्तीय, मान लीजिए हमको 100 रुपया देना है पेंशन, कुल पेंशन को 100 रुपया देना है, इसमें सारे पैसे मिल जाएंगे। तो 100 रुपया हमको कमाने के जरिए ढूंढने होंगे। 100 रुपया कमाना का जो है आय अर्जित करने के जरिए ढूंढने होंगे। ऐसा नहीं कि केवल केंद्र किसी राशि का आपको क्या करे, किसी अन्य मद से निकाल के आपको पैसे दे। तो मैं इस मुद्दे पर बार बात बोलता हूँ। तो इस तरीके से समझने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई, इक्विटी अंतर प्रवाह 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2005 ईयर जो 24 मार्च में जो समाप्त हुआ, 5 वर्षों के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया, जो वर्ष दर वर्ष जो 3.5 संकुचन को दर्शाता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं जो हमारा एफडीआई निवेश जो प्रवाह है वो भी घट रहा है। तो इस तरीके से हम, हालांकि मात्रा आप देख रहे होंगे आपको उच्चतम स्तर पर है, ठीक है ना, पर जो मात्रा के आधार पर निवेश होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, वो उसका संकुचन कितना देख रहे हैं, 3 तो हम क्या कर पाएंगे, हम इससे पैसे नहीं बना पाएंगे। अगर हमारे पास एफडीआई निवेश आता है तो क्या होता है, पैसा आता है, रुपया आता है तो हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं योजनाओं में
उद्योगों में, सेवाओं में, इस तरीके से हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं। निवेश करते हैं तो आपको एक मैंने सर्किल बता रखा है। पैसे जैसे ही मार्केट में आएंगे तो क्या होता है कि डिमांड आपको क्रिएट होगा, डिमांड के बाद निर्माण होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके बाद फिर प्रोडक्ट जाएगा, तो लोगों के पास क्या एम्प्लॉयमेंट आएगा, रोजगार आएगा, और रोजगार आएगा तो फिर आपको ये सर्किल लगातार चलेगा। तो इस तरह से बाजार मार्केटिंग क्या करता है, रोटेशन करने लगता है। तो यह कहीं ना कहीं उसमें संकुचन होगा, और लोगों के हाथों में पैसा नहीं होगा तो इसका मतलब सरकार के हाथों में पैसा नहीं होगा। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं सरकार अतिरिक्त दबाव में आएगी। इसी तरीके से रोजगार वृद्धि में गतिहीनता देखने को मिली। सरकारी व्यय वृद्धि के बावजूद भारत में बेरोजगारी दर कितना है, वर्ष 2023 में 7% से ऊपर है, जो यह दर्शाता है कि लोक लुभावनी नीतियों ने कोई उल्लेखनीय रोजगार सृजन नहीं किया। तो जब योजना जो लोक लुभावनी योजना, जब वो रोजगार क्रिएट नहीं कर पा रहा है, अवसर नहीं दे पा रहा है, तो आप राज्य कैसे पैसे निर्माण कर पाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप बड़ी बड़ी बातें तो कर लेंगे, जब किसी राज्य के पास रुपया ही नहीं होगा उस राज्य को चलाने के लिए, तो क्या करेगा, वो दबाव में जाएगा, वो वित्तीय असंतुलन उसमें होगा, तो वो मजबूरन उसको केंद्र उसको समस्याओं का निदान करने के लिए बेल आउट पैकेज देगी, जिसके बाद केंद्र सरकार के पास ये समस्या उत्पन्न होगी। तो यह कहीं ना कहीं हम राजकोषीय जो घाटा है वो लगातार बढ़ता जाएगा, और यह जो FRBM एक्ट का लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ये सभी मामले एक दूसरे से जुड़े हुए। बाजार की अक्षमता भी देखने को मिल रही है, जिसमें हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र में मूल्य नियंत्रण, जो उत्पादन हतोत्साहित होता है, कमी उत्पन्न होता है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, उपभोक्ता कल्याण प्रभावित होता है, तो इससे भी पैसे आपको क्रिएट नहीं हो पा रहे। तो कुल मिलाकर हम जब बात करें पुरानी पेंशन योजना OPS जो कुछ राज्यों के द्वारा लागू की गई, उसके तहत क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई। कुछ राज्य 2004 में आपको नई पेंशन योजना लागू करती है, त्याग कर OPS को वापस लौट आए। तो इस तरीके से आप देखते हैं OPS के माध्यम से जो चीज़ें आई थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसमें कर्मचारियों के पेंशन के प्रति अनिश्चितकालीन देनदारियां होती है, जो NPS के विपरीत थे, जहां देनदारी कर्मचारियों के सेवा काल तक सीमित होती थी। इस तरह से अतिरिक्त दबाव वित्तीय समावेशन के तौर पर देखने को मिलता था। RBI के एक आंतरिक अध्ययन से पता चला कि OPS के परिणाम स्वरूप NPS की तुलना में 4.5 गुना अधिक देनदारी होगी, जिससे वर्ष 2060 तक सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो सोच सकते हैं, अगर मान लीजिए अभी हमारे 40 लाख करोड़ का GDP, आपका टोटल GDP है, अर्थात कुल हमारे पास इतने का बजट बना है, मान के चलिए, तो इसका जो 0.9% निकाल लीजिएगा तो वो कितना होगा, अतिरिक्त बोझ होगा जो इसमें ऐड होगा। तो समझ के सोचिएगा, तो हमारे पास आय अधिक कम होगा और खर्च ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से राजकोषीय घाटा बढ़ने की संभावना हो जाए। इस कदम से प्रतिगामी विकास के लिए बाधाकारी और भावी पीढ़ियों के हितों के लिए समझौताकारी माना गया OPS को जब लागू किया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो क्या होगा। तो राजकोषीय घाटा क्या, इसे समझ लेते हैं। सरकार के खर्च की तुलना में राजस्व में कमी को यह दर्शाता है। सीधा सा अर्थ समझे तो यह सरकार के व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, तो यह घाटे को पूरा करने के लिए धन उधार लेना होता है, जिससे संपत्ति बेचनी होती है, तो इससे पूर्ति होती है। इसी को राजस्व घाटा के तौर पर हम देते हैं। अर्थात सीधा सा अर्थ समझिएगा, 100 रुपया कमान, इसके पास आय का साधन है, पर यह खर्च कर रहा है 120 रुपया, तो यह जो 20 रुपया अतिरिक्त है ना, यही राजकोषीय घाटा है। सीधा सा अर्थ में समझने का प्रयास कीजिएगा, जो 20 रुपया बचता है वही राजकोषीय घाटा है। 100 रुपया ही आय इसके पास है टोटल, पर खर्च इसके पास अनुमान 120 रुपया। इस तरीके से इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आगे करते, कर किसी भी सरकार के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अब 2024-25 के लिए उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ, कुल व्यय क्रमशः कितना है, 32.07 लाख करोड़ है। जब इन सारे आंकड़ों को देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है, शुद्ध कर प्राप्तियाँ 25.83 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% अनुमानित है 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि वित्तीय FRBM के तहत जो निर्धारित लक्ष्य है उससे कहीं अधिक है। आपको इस चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। जब किसी सरकार के पास राजकोषीय अधिशेष होता है तो उसकी आय उनके खर्चों से अधिक हो जाती है, इसलिए राजकोषीय घाटा प्रबंधन करना बहुत आवश्यक हो जाता है।
सरकारें अक्सर क्या करती है, अधिशेष में नहीं चलती है। इन दिनों अधिकांश सरकारें राजकोषीय अधिशेष बनाने या बजट को संतुलित करने के बजाय राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने की प्राथमिकता देती है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, अधिशेष बनाने की आवश्यकता है। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि जब आपके पास खर्च करने के लिए 100 रुपया है, ठीक है ना, खर्च का सीमा आपकी 100 रुपया है, तो आप आय कमाओ 120 रुपया, 150 रुपया, तो 50 रुपया जो बचेगा अतिरिक्त वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त योजनाओं को ला दो, या तो क्या करो, इससे अवसंरचना निर्माण कर दो। तो ये 50 रुपया आपको और भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, रोजगार को सृजित करेगा, देश की समृद्धि को बढ़ाएगा। इसलिए राज्य को चाहिए इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कोई प्रबंधन करने की, जिसमें हम बात लगातार करते रहते हैं। तो FRBM एक्ट ध्यान रखिएगा, इसके तहत क्या है कि सरकार अनुमान है कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष घोषित जो था उसमें 25-26 के लिए राजकोषीय घाटा जो घरेलू उत्पाद का 4.5 होगा। अभी कितना 4.9 है, तो हम कितना भी आगे हैं, 0.5% अधिक हम राजकोषीय घाटा में चल रहा है, जो FRBM एक्ट के तहत लागू है। तो इस तरीके से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर देंगे। सरकार को संशोधित अनुमान ने वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमान को घटाकर राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना किया, 4.8% कर दिया। तो इस तरीके से देखिए, समस्या का समाधान हमें ढूंढने की आवश्यकता है। इस तरह आंकड़ों को फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर 4.5% कम करने की आवश्यकता रखे थे, तो हमको उस लक्ष्य तक प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब 2003 में स्थापित जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, जिसे FRBM अधिनियम कहते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ऋण कटौती के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए, जिसका लक्ष्य क्या है, वर्ष 2024-25 के लिए समान सरकारी ऋण का सकल घरेलू उत्पाद का 60% तक सीमित करना, अर्थात 40% केंद्र सरकार लेगी या 20% राज्य सरकार लेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपको लेगी। तो इस कुल जो हमारा ऋण होगा कितना होगा, कुल GDP का 60% ही होना चाहिए। पर यह दबाव बढ़ता जा रहा है, कोई 30%, कोई 40%, कोई 56% इस तरह कर्ज ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, जब तक हम समस्या का निदान नहीं ढूंढेंगे तब तक हम इन सब प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए NPS, UPS और OPS जो है, आपको कहीं ना कहीं समाधान इसमें समायोजन करने की आवश्यकता है। चलिए, केंद्र सरकार ने बनाई है लद्दाख में 5 नए जिले। तो देखिए, यह आपको क्यों राज्य में जिले बनाने की आवश्यकता, देखिए, मान लीजिए इतना बड़ा जिला है और उसका किसी एक कोने पर मुख्यालय है, अभी मान लीजिए मुख्यालय यह है, तो यहाँ से राज्य के नायकों को पहुँचने के लिए बहुत से संसाधन व्यय करने होते हैं, उनके समय की खराबी होती है, अवसर कम मिलते हैं। तो इस तरीके से एक प्रशासनिक क्या होता है, अक्षमता डेवलप हो जाता है। लोग नहीं कनेक्ट हो पाते या अधिकारियों को इस कोने तक पहुंचने में समस्या होती है। पर जब किसी राज्य में जिला का बंटवारा छोटे छोटे क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है ना, मान लीजिए छोटा जिला में कर दिया गया, तो इसका मुख्यालय भी नज़दीक हो जाएगा, तो इसके नागरिक को जल्द पहुंचने में सुविधा होगी। केंद्र सरकार की जो योजनाएं होंगी वो प्रशासनिक स्तर पर कहीं कहीं बेहतर समायोजन कर पाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं, छोटा राज्य छोटा जिला और किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में जिला होना एक प्रशासनिक क्षमता निर्माण करता है। हालांकि इसके साथ बहुत से और भी ड्रॉबैक है, जिसमें हम क्या कर पाएंगे, हमारा विकेंद्रीकरण प्रक्रिया कहीं ना कहीं समस्यागत विषय होगा। जितना शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, विवाद के कारण उतने होते हैं। आप समझ सकते हैं ऐसे, जैसे जहाँ पर एक तरफ किसी पक्ष का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके साथ चलता है। तो जहाँ हम पॉजिटिव अधिक देखते तो वो योजना बेहतर है, अगर उसका नेगेटिव पक्ष कम है तो अच्छा है। नहीं तो जिस योजना में या जिस संस्थागत व्यवस्था में नेगेटिव पक्ष अधिक है तो यह योजना खराब होती है। उसी तरीके से इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 नए जिले बने तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होगा, सत्ता का विस्तारीकरण होगा, लोगों तक पहुँच हो पाएगी, 5 जिलों में पंचायती विनियमन हो पाएगा। इस तरीके से बेहतर प्रबंधन की बात हो सके। कौन कौन जिला बना है याद रखिएगा, इसमें 5 जिले का नाम याद रखिएगा। 5 जिलों में जस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग के जरिए इस केंद्र शासित प्रदेश के आधुनिक सुविधाएं से लेस किया जाएगा, ऐसी बातें की गई है। तो इसके बारे में देखिए कुछ बातें लिखी गई, एक बार रिपोर्ट में आप लोग जो चीज़ें दी गई एक बार पढ़ लेना है।
इसको रिवाइज कर लेना, एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि वही चीज़ लिखा हुआ है तो उसे बार बार मुझे पढ़ने से अतिरिक्त समय देना पड़ेगा, जिसके बाद मेन टॉपिक छूट जाएगा। ठीक है ना। भारत सिंगापुर के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करने का मंथन हो रहा है। अभी भारतीय मंत्री मंडल से कौन कौन लोग गए हैं? जयशंकर गए हैं, सीतारमन जी गए हैं, गोयल, वैष्णव ये सब 4 लोग आपको मुख्य रूप से पहुंचे हुए हैं। तब देखिए भारत सिंगापुर आर्थिक जो कूटनीतिक संबंध है, वाणिज्यिक संबंध, आपसी सहयोग पर दूसरा यह मंत्री स्तरीय सम्मेलन राउंड टेबल मीटिंग है। इससे पहले भारत दिल्ली में हो चुका एक टेबल का। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम बेहतर कूटनीतिक संबंध स्थापित करेंगे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को समझिएगा। इस बैठक में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जो मंत्रिमंडल स्तरीय सम्मेलन के जो बैठक हुई उसमें हमने डिजिटल, कौशल विकास, हेल्थ केयर, कनेक्टिविटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर बात की है। यह मुद्दे पर चर्चा हुआ। तो आपको इस मुद्दे को याद रखना है, किन किन सेक्टरों पर बात हुई है जिस पर भारत और सिंगापुर काम करेगा। अब इसी तरीके से आपको ध्यान रखने की जरूरत है, 60वीं वर्ष कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के 60वीं वर्षगांठ के आयोजन को लेकर भी वार्ता हुई। आसियान और G20 के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। सितंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित पहली मंत्री स्तरीय राउंड टेबल बैठक में प्रगति की समीक्षा की गई। कहाँ तक हम पहुँचे? भारत और सिंगापुर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रमुख स्रोत रहा है। 2023-24 में सिंगापुर भारत के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। तो इस तरीके से भारत सिंगापुर एक अहम योगदान रखता है, भारत के लिए, जहाँ से अनुमानित रूप से 11.77 अरब क्या हुआ FDI आया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस देश के साथ हमारे रणनीतिक संबंध और कूटनीतिक संबंध कैसे बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से सारा पैसा का मामला है, इसे समझिएगा। संबंधों को तब तक जीवित रखा जाता है जब तक पैसे की बुनियाद पर वो घर और मकान टिका रहता है। आप सिंपल सा समझिएगा, लॉजिक समझिएगा कि आप अमेरिका का कभी चहेता पाकिस्तान होता था, पाकिस्तान का चहेता कभी अमेरिका हुआ करता था। आज वही पाकिस्तान अमेरिका को गाली देता है। क्यों देता है? कि वो उसको पैसा नहीं भेज रहा, रुपया नहीं भेज रहा, डॉलर नहीं भेज रहा। रीज़न उसके पीछे उस तरीके के आपको लगाए जा सकते। सिंपल सा लॉजिक और भी लगा सकते। अगर आपके कोई मित्र हैं, XYZ कोई भी मित्र है, अगर वो पैसा मांगता है तो बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर ये आपसे पैसा बार बार मांग रहा है और आप देते जा रहे हैं तो आप वो अच्छे मित्र कहलाएंगे। और जैसे ही आप पैसा देना बंद करते, आपसे वो मुँह चोरियाँ करना शुरू कर देगा, आपसे बातें करना कम कर देगा, आपसे दुनिया बनाना शुरू कर देगा और आपके बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर देगा। ये जेन्युइन फेनोमेना। हाँ, 10 में से ज़रूर 8 लोग करते, 2 लोग ऐसे नहीं है, पर 8 का औसत बड़ा है ना, इस चीज़ को समझिएगा। या ऐसे भी समझ सकते, कोई कर्ज आप देते किसी दोस्त को और उसे कर्ज वापसी मांग लेते, तो देखिए कितना आप नेगेटिव आपका एस्पेक्ट निकाला जाता है। तो वित्तीय जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है किसी के संबंधों में, वही देशों के संबंधों में भी है। जितना वित्तीय लेन देन होगा, हम राजनीतिक रूप से उतने प्रगाढ़ हो पाएंगे, उतने ही। मान लीजिए हम अमेरिका से हथियार खरीदना बंद कर दे, आज हथियार खरीदना बंद कर दे, जो हथियार हम रूस से या कई और देश से हम खरीदना शुरू कर दें, तो क्या अमेरिका हमारा वो मित्र राष्ट्र बन पाएगा जो अभी वर्तमान दौर में चल रहा है? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। उसको ये चीज़ समझने में देरी नहीं होगी। यह अब संबंध किसी और के साथ बनाना चाहता है, तो इस तरीके से संबंधों में दूरियां बढ़ने लगेगी और नेगलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो सिंगापुर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। महिला अपराध नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। महिला अपराध पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने में पश्चिम बंगाल फिर से। देखिए आंकड़े हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखी थी, ममता बनर्जी के द्वारा लिखी गई थी, उसमें फास्ट ट्रैक की बात की गई थी। महिला फास्ट ट्रैक बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए, ऐसे बातें महिला सुरक्षा को लेकर बनाई। पर क्या यह सच्चाई है कि यह प्रोपेगेंडा था? केवल एक लोगों से क्या लेना था, सिंपैथी लेना था कि हम बहुत एक्टिव मुख्यमंत्री हैं। तो क्या धरातल पर ऐसी थी? तो देखिए आपको यह समझने की आवश्यकता, जो दिखता है वो होता नहीं है। आईना जितना साफ होगा उसके पीछे का चेहरा उतना गंदा होता है, पीछे का जो पार्ट होता है वो उतना ही गंदा होता है, तभी सामने का चेहरा उतना साफ दिखता है। इसी के तहत समझिएगा 2019 में 123 फास्ट ट्रैक बनाने का लक्ष्य दिया गया था पश्चिम बंगाल को, तो 2023 तक वह एक भी नहीं बना पाए। पिछले साल वो 17 विशेष कोर्ट को स्थापित की है। तो सोच के देखिए, जिस राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने या अन्य राज्य सरकारों को यह बोला था अपने अपने स्तर पर फास्ट कोर्ट निर्माण करने के लिए, एक आंकड़े दिए थे, सभी राज्यों के आवश्यकता अनुसार दिया गया था। तो बंगाल में 123 हुआ था, तो जिसमें से
पिछले साल तक एक भी फास्ट ट्रैक नहीं बनाया गया, पर 2024 के शुरुआती दौर में आपको 17 विशेष कोर्ट निर्मित किए गए। तो अभी भी आप 100 से आंकड़े को नीचे हैं। तो आपकी उदासीनता से तय होता है कि आप प्रशासनिक क्षमता कितना निर्माण करते हैं, कितना जवाबदेह हैं। केवल राजनीतिकरण हर मुद्दे पर नहीं करना, एक महिला होकर महिला सुरक्षा को लेकर इतना चिंतित नहीं होना आपकी है ना सारी अक्षमता को प्रदर्शित करता है। आप कितना भी मट या मिट कर लीजिए, कितना भी राजनीतिक रूप से सुदृढ़ीकरण कर लीजिए, आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है एक महिला के तौर पर महिला सुरक्षा कराना। आपको केंद्र निर्देश देगा तो ही आप सुरक्षा कर पाइएगा। उसके लिए वो पैसा दे सकता है, उसके लिए आप मांग कर सकते हैं, बेल आउट के पैकेज की मांग कर सकते हैं, पर आपके राज्य में पुलिस कितना एक्टिव होगी, आपके राज्य में FIR का दर्ज रेशियो कितना होगा, या आपके राज्य में कितने जल्द किसी भी मामले का त्वरित निष्पादन होगा, वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आपके प्रशासनिक और जो प्रशासनिक महकमा उसकी क्षमता पर निर्भर करता है ना। उसके लिए केंद्र सरकार जवाबदेह नहीं है, आपको हर राज्य के लिए ही लागू होता है। मैं मणिपुर की भी बात कर रहा हूँ, मैं यूपी की भी बात कर रहा हूँ, आंकड़े में सभी दूंगा। किसी का मैं क्या कर रहा समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूँ, आंकड़े के आधार पर बात कर रहा हूँ। जब अभी बंगाल चर्चा में तो बंगाल पर चर्चा करूँगा। इस तरीके से समझिएगा आप कि मुख्यमंत्री 22 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र तो लिख दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको प्रसारित कर दिया, और आपको इतना तमीज़ नहीं है कि आप प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं या किसी तरीके से सरकारी कुछ बातें करें वो सार्वजनिक कर दीजिए। तो इसका मतलब एक्स जो है, ट्विटर जो है, क्या ये सरकारी तंत्र बन चुका है? आपको यह समझने की आवश्यकता है। इसी तरह का अन्य राज्यों की बात मैं करता हूँ, या भाजपा शासित राज्य हो या केंद्र शासित राज्य, सभी चीज़ें आप अगर सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए, इस तरीके से क्या होता है, एक ह्यूमर फैलता है, एक समस्यागत प्रशासनिक समस्यागत उभर कर सामने, लोगों को विश्वास कम हो जाएगा इन सब चीज़ों से, अपने सिस्टम से। आपको तनिक भी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम इस सबको थोड़ा सा क्लोज रख के इन सब चीज़ों को हम करें, क्योंकि जब महिला सुरक्षा की बात हो रही, देश पूरा जल रहा है, आपको अपनी अक्षमता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सशक्त होने की आवश्यकता है, तुरंत मीटिंग करने की आवश्यकता है केंद्र के साथ, राज्यों के साथ, अपने आसपास के जो रोड मैप तैयार कर रखे हैं। जैसे आपको यूपी के कुछ रोड मैप आपको बनेंगे, आपको जाइए तमिलनाडु के, केरल के कुछ रोड मैप आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है। अब हम इसी में बात करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कड़े प्रावधान किए गए। यौन अपराधों, दुष्कर्म के मामले आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के प्रावधान है। ऐसे अपराधों से जुड़े मामलों जल्दी निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए केंद्र पोषित योजनाएं 60-40 के हिस्सेदारी से, अर्थात 60 केंद्र सरकार देगी, 40 राज्य सरकार देगी, हिस्सेदारी पर आधारित है। अक्टूबर 2019 में शुरू हुई, 30 जून 2024 तक कुल 752 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित हो चुके, जिसमें 409 विशेष रूप से बच्चों के प्रति यौन अपराध को देखकर पोस्को कोर्ट बनाए गए, और एक कोर्ट जो है 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी स्थापना से लेकर अभी तक कुल 2,53,000 केस के निपटारे किए गए। तो आप जब तक संसाधन नहीं बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, तो उस समस्या का निदान हम नहीं निकाल पाएंगे। अब बंगाल में को 123 विशेष फास्ट कोर्ट स्थापित करने थे, जिसमें अभी सिर्फ 20 पोस्को और 103 मिले जुले फास्ट कोर्ट थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन पिछले साल जून के मध्य तक बंगाल में एक भी विशेष कोर्ट आपको स्थापित नहीं हुआ। 8 जून 2023 को बंगाल सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर क्या किया, योजना को रिवाइज करने का अनुरोध करते हुए फास्ट ट्रैक स्थापित करने के लिए इच्छा जताई थी। तब बंगाल को 17 फास्ट ट्रैक स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 30 जून 2024 तक आपको सिर्फ 6, आपको ध्यान रखिएगा, विशेष फास्ट कोर्ट को निर्मित करती है। बाकी 11 फास्ट कोर्ट विशेष कोर्ट अभी भी नहीं बने, जबकि राज्य में दुष्कर्म और पोस्को के 48,600 केस लंबित है। तो समझ सकते हैं आपको राज्य के अंदर कैसे प्रशासनिक तंत्र को विकसित करना। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें, ध्यान रखिएगा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक बड़ी भाग पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुल मामलों का यह 31.4%। एक आंकड़े को हम देखें, यह 2022 का रिपोर्ट कार्ड है ह्यूमन पैनल कोड का 2022, अभी न्यूनतम आंकड़े आए हुए हैं। उसके आधार पर अगर हम बात करें तो जो यह मामले हैं उसमें 31 उसके पति या रिश्तेदारों के होते हैं। अब उसके बाद किडनैपिंग या एब्डॉक्शन का 19.2% होता है। असोल्ट जो होते हैं 18.7 होते हैं, रेप 7.1% होते हैं, और अदर्स 23.6% के मामले आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको क्या है, इन महिला
उत्पीड़न का कारण बनता है। तो इस तरीके से देखते हैं जो बलात्कार के मामले हैं सिर्फ आपको 71% है, पर इसका हल्ला हलाई या तो हम ये बोले कि केंद्र मीडिया में रख के मीडिया के केंद्र बिंदु में रख के इसकी चर्चा ज़्यादा होती है, पर अन्य की चर्चा होती ही नहीं। पर समग्र रूप से महिला उत्पीड़न के सभी कारक है। तो आपको हमें यह समझने की आवश्यकता होगी कि महिला बलात्कार के मामले क्रूरतम अपराध जरूर हैं, पर इसके अतिरिक्त भी महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, तो उनको रोकने की आवश्यकता, उसके लिए हमें और भी बेहतर आपको काम करने की आवश्यकता, इन सब चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। यह आंकड़े आपको दिए गए हैं, अब ध्यान रखिएगा, कुछ आंकड़ों को याद रखिएगा। जैसे महिला के विरुद्ध यौन हिंसा घटनाएं 2016 में लगभग 39,000 तक पहुंच गई और 2018 में देश भर में औसतन प्रत्येक 15 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था। तो इस तरीके के कुछ आंकड़े इसको समझने की आवश्यकता। और यह जो आंकड़े हैं ना, मैंने कुछ बातें रखी थी और उस पर कुछ बच्चियों ने कमेंट भी किया था, उनको अपराध कानून की जानकारी नहीं, यही धरातल पर है। आप जब तक सामाजिक रूप से बहिष्कार की नीति नहीं लाएंगे और शिक्षा नहीं लाएंगे, महिला सुरक्षा शिक्षा नहीं लाएंगे, इसको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच नहीं स्थापित करेंगे, प्रत्येक महिला को एक अभ्यास नहीं कराएंगे आत्म सुरक्षा के मुद्दे पर, यौन मामले को समझाने के पाठ्यक्रम शामिल नहीं करेंगे, बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं सिखाइएगा, यह केवल ढाक के 3 पात ही बने रहेंगे, अर्थात केवल कोरी कागज़ पर लिखी कुछ शब्दों का संग्रह बना रहेगा और यहाँ तक एसी रूम में बैठे हुए निर्णयकर्ता तक ही सीमित रहेगा। ये चीज़ें समझने की आवश्यकता है। अब ये आंकड़े हम केवल इसलिए दिखा रहे हैं ना कि आप समझ पाइए कि स्थितियाँ क्या है। केवल यह मामला आंकड़ों तक ही सीमित नहीं रहेगा। बलात्कार के 46 मामलों में किशोर शामिल थे, जबकि महिलाओं की गरिमा ठेस पहुँचाने में 68 मामले दर्ज किए गए। अब इस तरीके से केवल आप समझिएगा, आंकड़े पारिवारिक स्तर पर भी है, व्यवस्था के स्तर पर भी आंकड़े भी दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम बात करें, दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की दर सबसे अधिक थी, जिसमें प्रति लाख जनसंख्या पर 144.4 की दर है। वर्ष 2022 में आपको कुल 14,247 मामले दर्ज किए गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आंकड़े कैसे देखने को मिल रहे हैं। अब हम आगे बात करें, महिला सुरक्षा के द्वारा सुदृढ़ करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा घरेलू कामकाजी और सार्वजनिक स्थलों पर उपस्थित महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई पहलों की शुरुआत की, जिनमें 3 महत्वपूर्ण पहल है। जैसे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जिसे ERSS कहते हैं। इसको विस्तृत रूप से आप लोग नेट पर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको चर्चा करूंगा तो फिर वीडियो लगभग 2 से 3 घंटा होगा। इसका अगर एक एक पार्ट को मैं करूंगा, मैं इंट्रो दे रहा हूँ, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा समय निकाल कर। यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसे ITSS को कहा जाता है। इसके तहत यौन अपराधों को ट्रैकिंग किया जाता है। सुरक्षित महानगर क्रियान्वयन निगरानी पोर्टल, सेफ मेट्रोपॉलिटन, आपको जो इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग पोर्टल आपको बनाया गया, जिसके माध्यम से ये 3 जो नए पहल बनाए गए, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, घरेलू कामकाजी और सार्वजनिक स्थलों पर उपस्थित महिलाओं के सुरक्षा की बात करते हैं। तो इसके तहत आपको इन सब चीज़ों का देख रेख किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है, महिला सुरक्षा के लिए विधिक ढांचा क्या क्या है। तो ध्यान रखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013, जो विशाखा दिशा निर्देश या विशाखा गाइडलाइन जो 1990 का विस्तार माना जाता है, तो यह कार्यस्थल पर सुरक्षा देता है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013, इसे निर्भया अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिससे दंड संशोधन किए गए थे निर्भया कांड के बाद, आपको यह एक्ट लाया गया था। यौन अपराधों के से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉस्को, जिसको कहते हैं 2012, वो लागू है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जिसके तहत महिलाओं को संरक्षित किया गया, उनकी उम्र सीमा निर्धारित की गई है ताकि हम चीज़ों को समायोजित कर सकें। घरेलू हिंसा पर महिला संरक्षा अधिनियम 2005, इसे भी याद रखिएगा, जो आपको यह 2005 का एक्ट महत्वपूर्ण एक्ट था। जिसके बाद स्त्री अशिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986, यह महत्वपूर्ण एक्ट के तहत अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, इतने एक्ट महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, जो महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पर यहाँ पर कुछ बातें मैं बोलूँगा, अभी पहले सारी चीज़ों को देख लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए।
महिला सुरक्षा के हालिया न्यायिक निर्णय क्या क्या आए हैं, जिसमें जोसेफ साइना बनाम भारत संघ 2008 का मामला महत्वपूर्ण है, हालिया बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ 2017 आपको मामला था। लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2014 का मामला था। लक्ष्मी बनाम भारत संघ, सॉरी ये 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। लिल्लू बनाम हरियाणा राज्य 2013 का मामला था। दिल्ली गैंग रेप निर्भया केस 2012 का मामला था। CHEAT सिहाट बनाम भारत संघ अन्य 2003 का मामला था। विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान जो राज्य था 1997 आपको यह मामला था। अब इस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास विधिक ढांचा भी है, न्यायपालिका में भी महिला सुरक्षा के लिए को बार बार चर्चा हो रही है, सरकार भी प्रतिबद्ध दिखती है हर एक योजना को पहल को लाकर, पर समस्या कहाँ, ढाक के 3 पात वहीं तो बने हुए हैं। समस्या लगातार रेप हो रहा है, लगातार बलात्कार हो रहा है, लगातार महिला उत्पीड़न हो रहा है। घरेलू हिंसा की बात कर ले या अन्य हिंसा की बात कर ले, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इस तरीके से देखते हैं महिला सुरक्षा का प्रश्न न केवल कानूनी ढांचा और न्यायिक प्रक्रियाओं तक ही सीमित रहने वाली समस्या है, बल्कि यह एक सामाजिक और बदलते परिवेश का परिणाम है। स्पष्ट कर, यह सब सीमा 250 में है, आप इसे लिखकर जरूर भेज दीजिएगा। कुछ कल टेक्निकल इशू ऐप पर आ गया, जिसके वजह से मैंने कल आप लोग का कॉपी जांच नहीं कर पाए। आज वो टेक्निकल इशू समाप्त हो गया है, आज निश्चित तौर पर मैं आपकी सारी कॉपियाँ सेंड कर दूँगा, ठीक है ना। तो यह बदलते परिवेश को आपको अच्छे से रेखांकित करना है। क्या बदला है परिवेश, जिसके आधार पर हम इतना कानून बनाए हुए हैं, न्यायिक निर्णय पर भी बात कर चुके हैं, न्यायालय में भी मुद्दे जा चुके, फिर भी रेशियो बना हुआ है सेम का सेम महिला उत्पीड़न का। तो बदलते परिवेश को आप जरूर लिखिएगा, समझाने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर, इस प्रकार के प्रश्न का अभ्यास ज़रूर कीजिए, आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग लीजिए। देखिए, कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, हर चीज़ को है ना केवल पैसे की मात्रा से नहीं हो सकता। हम लोग न्यूनतम फी आपसे लेते हैं 599 रुपया इसका, इसलिए कि मैनेजमेंट किया जा सके, सिस्टम को चलाया जा सके। अगर रेगुलर 365 दिन पर चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर की नोट्स, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट दिया जा रहा है। डेली आपको क्विज, डेली आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वीकली आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो आप करेंट के मुद्दे में अपने समाधान ढूंढ पा रहे हैं, तो आपको इसमें 599 रुपये इन्वेस्ट करने में संकोच नहीं होना चाहिए। अगर संकोच हो रहा है तो आप गलत वे में चल रहे हैं। मैं सीधा सा एक लाइन में बोलूँ तो, क्यों कि जब आपको यह नहीं पता है आपको कहाँ से क्या चीज़ प्राप्त करना, क्या वीडियो देख के सारी बातें आप लिख पाइएगा, लिखिएगा तो आप बेवकूफ़ हैं। सीधा से एक लाइन में जानिए, अगर आप सारी बातों को लिख कर समय वेस्ट कर रहे हैं लिखने की चीज़ों को में, तो आप समझदार व्यक्ति के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। आपको केवल PDF का जो की नोट्स है वो देखना है, वहाँ से महत्वपूर्ण की पॉइंट को उतार लेना है, और बार बार वीडियो को एक बार सुबह होने से पहले डेली का एक लास्ट वीडियो जरूर वीडियो का PDF देख लेना, रिवाइज हो जाएगा। आपको ये टेक्निक अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कल एक बच्ची का कॉल आया जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। वो पिछले मुझे 2 वर्ष से फॉलो कर रही है, 2 वर्ष से फॉलो कर रही है। वो क्या बोल रही है कि सर मैं आपको केवल वीडियो देखता हूँ। तो मैं उससे पूछा माइक्रो नोट्स आप बनाते हैं, तो नहीं सर। जबकि मैं भूख भूख के थक गया हूँ, बोल बोल के थक गया हूँ कि आपको माइक्रो नोट्स बनाने की आवश्यकता है, उसे रेगुलर बेसिस पर ऐप पर भेजने की आवश्यकता है। देखिए, मैं देखता हूँ सबको, कमेंट भले मैं समय के बाद करूँ व्यस्तता के कारण, पर देखता सबका एक्टिविटी हूँ, क्या कौन करता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझने की आवश्यकता, आप जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे तो सिस्टम एक्टिव नहीं रहेगा। तो आपको अधिकारी बनना है, आपको सफल होना, आपको गाड़ियों में घूमना, आपको अपने सपने पूरा करना है, आपको अपने माँ बाप के सपने पूरा करना है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना है। तो हम केवल एक मात्रा बन सकते हैं जिसके आधार पर आप सफलता प्राप्त कर सकते। पर सफल होने के लिए 90% मेहनत आपको करना पड़ेगा, 10% हम करेंगे, जिसमें हमारी कमी नहीं है, आपकी तरफ से कमी है। तो आपको तय करना होगा आपको करना क्या है, कि केवल 599 बचत करनी, या बेहतर हमको एग्जाम्पल ले, बेहतर हम टेक्निक अपनाकर चीज़ों को जल्दी सॉर्ट आउट करें। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, 70 BPSC टारगेट बैच चल रहा है और 71 BPSC फाउंडेशन बैच चल रहा है। इसमें हम पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे कोर्सों को कवर करेंगे। 30 MCQs आपको डेली टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, 30 से अधिक क्वेश्चनों का। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। हम टारगेट बैच में जल्दी इकोनॉमिक्स शुरू हो रहा है, आज आप लोगों का आपको मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगा। 2 सब्जेक्ट आपको एक साथ चलेंगे, तो दोनों का लाभ लीजिएगा। फाउंडेशन बैच आपका 2 ईयर के लिए रखा गया, जिसमें हम लोग
1.5 वर्ष क्या करेंगे, केवल सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे आपको सारे जीरो से लेकर हाई लेवल तक। उसके बाद जो 6 माह बचेगा, 6 माह केवल आपको टेस्ट MCQ कराया जाएगा, जो आपको PT लेवल का होगा, मेंस लेवल का भी होगा आपको। इस साथ में इसके साथ तो PT मेंस के MCQ तो होंगे ही होंगे। तो आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, समस्या का समाधान ढूंढिए। चलिए आगे हम बात करें। पूरे देश में आसानी से मिल सकेगा छोटा कर्ज, ये बातें की जा रही है। तो जल्द ही बाजार बाधा रहित कर्ज वितरण को लॉन्च किया जाएगा नया प्लेटफॉर्म, जिसमें हम बात करें RBI यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। तो इसका नाम याद रखिएगा, यह क्या काम करेगी, तो यह बाधा रहित कर्ज वितरण करेगी। इसको क्या क्या पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर एक टेलीकॉम प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। अब इसे URLI के नाम से यूनिफाइड आपको लेंडिंग इंटरफेस के माध्यम से देश स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। और सोमवार को RBI की ओर से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तथा उभरती टेक्नोलॉजीज़ पर आयोजित सम्मेलन में या वैश्विक सम्मेलन में बातें की गई थी। शशिकांत जी के द्वारा बोला गया था। तो जल्द ही हम चीज़ों को समायोजन करेंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो मार्केट में पैसा लगेगा, मार्केट में पैसा लगेगा तो ये सर्किल आप लोग को याद रखना है, सर्किल रन करने लगेगी। चलिए बताइएगा मुझे इस सर्किल के बारे में, बार बार मैं बात करता हूँ, इसकी चर्चा क्यों मैं करता हूँ, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पक्ष है, क्या इन्वेस्ट होगा, क्या प्राप्त होगा, क्या क्रिएट होगा और क्या निवेश होगा, ये सब चीज़ें मुझे बताइएगा। अब ध्यान रखिए 1.6 लाख रुपये तक मिलता है कर्ज। पिछले वर्ष अप्रैल में मध्य प्रदेश तमिलनाडु शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1.6 लाख रुपये का कर्ज मिलता है। इसमें क्रेडिट किसान लोन की बात होती है, डेयरी लोन की, बिना गारंटी की MSME लोन, पर्सनल लोन, होम लोन जैसे खुदरा उत्पाद शामिल है। इस तरीके से आपको KYC कराने के सत्यापन के बाद ही कर्ज मिल जाता है। बाद में इस प्रोजेक्ट को अन्य राज्यों में भी सीमित स्तर पर लागू किया जाता है। तो आप 6% तक आपको ये सब चीज़ें, आप कर्ज लेने पर 6% बचत हो रही है, वहीं बैंकों में लागत 70% तक पहुँच के कमी आई है। तो इस तरीके से कुछ नए कॉन्सेप्ट लाए जाएंगे जिसका वेट हम लोग करेंगे और मिलेगा कर्ज, आप भी लीजिएगा, आपके उपयोग का होगा। तो एमपॉक्स के रोकथाम के लिए WTO ने शुरू किया योजना। तो ये क्या योजना है, ध्यान रखिएगा। उठाए गए कदमों के लिए संख्या बढ़ाना, निगरानी, रोकथाम बढ़ावा देने शामिल है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। WTO का योजना के लिए 13 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर आपको ध्यान रखिएगा फंडिंग की आवश्यकता है। WTO के जो महानिदेशक है टेड्रोस अधानम गैब्रेस, याद रखिए कांगो और अन्य देशों में एमपॉक्स के प्रकोप को रोका जा सकता है। कांगो के इस वायरस का प्रकोप इसी महीने एमपॉक्स की स्थिति के लिए घोषित किया था। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें आपको दी गई है, आपको इसको देख लेना, पढ़ लेना। एमपॉक्स के बारे में मैंने पिछले 2-3 पहले क्लास में ही कवर किया है, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए मात्र 35 रुपये में जांच की जा सकेगी टीबी में। देखिए 35 रुपये, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। तो भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद जो है ने यह टीबी निदान प्रणाली सरल है और इसमें 3 चरणों में परीक्षण होता है। अब इसमें एक बार में करीब 2.5 घंटे में 150 से ज़्यादा नमूनों की जाँच की जा सकेगी। पारंपरिक निदान जो आमतौर पर कल्चर पर टीबी नेगेटिव पॉजिटिव 42 दिन लगते थे, अब माइक्रोस्कोपी और न्यूरोलिक एसिड आधारित विधियों पर निर्भर करती थी। अब समय की बचत होगी, हम लोग ज़्यादा केसेस को देख पाएंगे। तो इस तरीके से हमकी लागत कम होगी तो हम क्या कर पाएंगे, और भी बचत कर पाएंगे। इस तरीके से आपको चीज़ों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ अपडेट आए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसमें क्या क्या बातें की गई। हम मेन टॉपिक पर आते हैं जिसमें बात होगी टीबी है क्या। टीबी सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह एक क्षय रोग के तौर पर हम जाते हैं। बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जो फेफड़ों को अधिक प्रभावित करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, ये सब PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर देखिएगा। यह एक संक्रामक रोग है। यह व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से खांसी, छींकने या थूकने के दौरान हवा के माध्यम से या फिर संक्रमित सतह को छूने के माध्यम से होता है। तो यह संक्रामक बीमारी, छुआछूत की बीमारी भी इसको कहते हैं लोग। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति में बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन का कम होना तथा बुखार इत्यादि के लक्षण देखे जाते हैं। इस तरीके से आपको समझने की आवश्यकता है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान, प्रत्येक वर्ष टीबी के खिलाफ जागरूकता फैलाने 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा 2024 का थीम क्या था, इसका विश्व टीबी दिवस का थीम क्या था, मुझे बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य है कि 2035 तक
टीबी से होने वाले मौतों में 95% घटा दिया जाए और टीबी के मामलों में 90% कम कर दिया जाए। इस तरीके से लक्ष्य निर्धारित किया है। नोट याद रखिएगा, वर्ष 2021 में बेसिल कैलमेट ग्यूरिन BCG वैक्सीन के लिए शताब्दी समारोह मनाया गया था, जो वर्तमान में टीबी की रोकथाम हेतु एक उपलब्ध मात्र वैक्सीन है। तो एक मात्र उपलब्ध वैक्सीन है, तो इसे याद रखिएगा, बेसिल कैलमेट ग्यूरिन, जिसे BCG कहते हैं, इसे याद रखना है आपको। इसके अतिरिक्त याद रखना है क्या, सरकारी प्रयास क्या किए गए भारत सरकार के द्वारा। तो इसे राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम, नेशनल टीबी प्रोग्राम NTP कहते हैं, की शुरुआत 1962 में की गई, जिसका उद्देश्य था टीकाकरण, BCG वैक्सीनेशन, टीबी उपचार, जो जुड़े जिला टीबी मॉडल केंद्र को क्या करना, केंद्रित करना था। वर्ष 1978 में BCG टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम संशोधित कर राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम बनाया गया, जिसको RNTCP लागू किया गया कहते हैं। वर्ष 1997 में इसी तरीके से देखते संशोधित जो था कार्यक्रम, उसको था टीबी या क्षय के लिए डॉट्स पद्धति लाई गई। एक दवा की प्रणाली है जिसके माध्यम से पूरे वर्ष 1905 तक पूरे देश में कवर किया गया, और अब टीबी पीड़ितों को यही डॉट्स की दवा दी जाती है, जिसके माध्यम से अब ध्यान रखिए, वर्ष 2016 से 2035 तक वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 तक से पहुँच 5 वर्ष पूर्व ही टीबी उन्मूलन मिशन मोड चलाया गया है। तो भारत 2030 तक लक्ष्य रखा है अपने देश से टीबी मुक्त करने का। तो आपको यह PT फैक्ट याद रखना है, प्रश्न पूछे जा चुके हैं करंट में भी। इस रोग से निपटने के लिए बजट में 4 गुना वृद्धि की गई। रोग केंद्रित राष्ट्रीय रणनीति अपनाई गई योजना, जिसमें हम लोग नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन कहते हैं। इसके तहत ध्यान रखिएगा, अपने लक्ष्य को पहुँचने का दिशा प्रगति प्रदान की गई और लक्ष्य को निर्धारित करने के रखा गया। डॉट्स का पूरा नाम क्या है, डायरेक्टली ऑर्गेनाइज्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म कर्सेस। याद रखिएगा, इस दवा प्रणाली के माध्यम से टीबी का इलाज ढूंढा जा रहा है, उसका निदान किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व स्तर पर टीबी के नियंत्रण करने के लिए अपनाया गया इसे है, और इसके अंतर्गत रोगी को एक दिन छोड़कर हफ्ते में 3 दिन डॉट्स कार्यकर्ता दवाई का सेवन कराते थे। एक दिन छोड़कर आपको सप्ताह में 3 दिन यह दवाई करवाते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, एक दिन छोड़ दिया जाता है। वर्ष 2006 में से वर्ष 2011 तक संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम दूसरे चरण में गुणवत्ता सेवाओं की पहुंच स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह 2019 में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान चलाया गया, जो टीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम था, जो नेशनल टीबी इनोवेशन प्रोग्राम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, RNTPC, वर्ष 1997 में शुरू किया गया। विश्व बैंक अन्य विकास भागीदारों के साथ इसका समर्थन किया गया, और 2025 तक भारत क्या करता है, नियंत्रण करने की बात करता है। 6 रोग वर्ष 2017-35 का एक रोड मैप तैयार करता है, उपचार करता है, रोकथाम करता है, निर्माण के पर आधारित है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, DTPB, जिसके तहत लक्ष्य रखा गया है। पता लगाइए, पहले उपचार कीजिए, रोकथाम कीजिए और निर्माण बिल्ड कीजिए, फिर से पुनः ना हो पाए, इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। अब राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इसका नाम से जाना जाएगा। WHO ने 2030 तक का लक्ष्य रखा, भारत 5 वर्ष पहले 2025 तक का लक्ष्य रखा। ये बार बार आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। वर्तमान में टीबी का उपचार के लिए 4.5 लाख से अधिक डॉट सेंटर आपको देश भर में कार्य है, जो हर गाँव में उपचार प्रदान करते हैं। निश्चय पोषण योजना NPA के माध्यम टीबी रोगियों को उनके वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। नोट कुछ याद रखना, जैसे 3 टेस्ट याद रखना, जिसमें हम लोग बात करते हैं ट्रिक ट्रैक, जिसमें टेस्ट ट्रिक ट्रैक की रणनीति अपनाई गई, जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति का टेस्ट करेंगे, उसे ट्रीट करेंगे और उसको ट्रैक भी करेंगे, ताकि वो पुनः उसमें टीबी ना आए। इसलिए ध्यान रखिएगा, 3T टेस्ट याद रखना, आपको टीबी में आपको पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आपको चीज़ें समायोजित होगी। अब ये देखिए, मैंने जो कल बातें की थी वही बातें यहाँ पर लिखी गई, एक बार इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो मैंने आपको बातें बताई थी कल के वीडियो एनालिसिस में, याद है, भारत और यूक्रेन के मामले में कैसे यूक्रेन बोल रहा है कि भारत में विश्व शांति सम्मेलन होना चाहिए यूक्रेन के मुद्दे पर। तो इसके लिए कुछ बातें उभर कर सामने, वही सेम टू सेम बातें आपको यहाँ लिखी गई है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। मलबे में दबी नदी में फिर से बहने लगी जलधारा, यह एरू नदी हुई है पुनर्जीवित। यह बहुत ही बेहतर
प्रयास देखने को मिल रहा है, सकारात्मक प्रयास देखने को। रेमन मैग्साय पुरस्कार विजेता जो है राजेंद्र सिंह ने प्रेरित जो यह अवैध खनन के स्थानों को क्या किया है, जीपीएस छवियों के साथ 2018 में राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद बातें चर्चा होती है, उसके बाद इस पर कार्य होता है। अब इस पर जब कार्य होने लगा तो यह क्या हुआ, पूर्ण जीवित हो गया, इस पर उत्थान किया गया, इसका एक वीडियो रिलीज किया गया है। आप इसे एक बार जाकर देखिएगा तो सारी साफ हो जाएगी आपका क्या, इस पर विजुअल साफ हो जाएगा कैसे ईरू नदी को पुनर्जीवित किया गया है। तो इसे जरूर जाके देखिएगा, आप लोग समझ में आएगा। ईरू नदी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान की किस नदी को पुनर्जीवित किया गया है, तो ईरू नदी याद रखिएगा, सरस्वती नदी नहीं कर दीजिएगा, ठीक है ना। आज के संपादकीय में देखिए, अंतरिक्ष में नई जमीन की तलाश। अब देखिए बात हो रही है कि भारत सरकार आकलन है कि अगले कुछ उद्देश्य में अंतरिक्ष क्षेत्र में 1 ट्रिलियन अर्थात 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस क्षेत्र में ज़्यादातर विशेषज्ञ का मानना है कि चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व सफलता के बाद भारत ने ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा। भारत में जगते इस भरोसे के न्यू असल में 23 अगस्त 2023 को रखी थी, जिसमें उस दिन चंद्रयान मून मिशन कड़ी चंद्रयान 3 जो लैंड किया था दक्षिणी ध्रुव पर, उसके साथ अंतरिक्ष खिलाड़ी के तौर पर प्रतिस्थापित हो गया। हालांकि उससे पहले भी अंतरिक्ष खिलाड़ी था, पर वो अंतरिक्ष खिलाड़ी के तौर पर प्रतिस्थापित हो गया। इसरो क्या हुआ, चंद्रयान 4 चंद्रयान 5 प्रक्षेपण पर है। इस मोड पे हम और भी गगनयान मिशन पर है, मंगलयान मिशन पर है। इस तरह हम आपको L1 लैग्रेंज पॉइंट पर भी हम सूर्य मिशन भेज चुके हैं। लूनर जियो पॉलिक्स आपको चंद्र भू राजनीतिक के तौर पर हम लोग क्या करें, उपग्रह भेज रहे हैं। तो ये सब जो है ना, आपको याद रखिएगा, एक अंतरिक्ष खिलाड़ी के तौर पर उभार कर सामने लाया है। हम भारत के बाद यह कामयाबी चीन के खाते में दर्ज हुई, जो जून 2024 में यान अर्थात पोप जो था उसका चांग E6 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव स्थित बेसिन में एटेकेन बेसिन में उतरा, जिसने और भी बेहतर उपलब्धि हासिल की। तो इस तरीके से अंतरिक्ष में नई जमीन तलाशी जा रही है, जिसके माध्यम से हम नए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, नवाचार कर सके, संसाधनों को हम क्या कर सके, देश में ला सके, अर्थात पृथ्वी पर ला सके, हम नवीन खोजों को सृजित कर सके। इसके लिए अंतरिक्ष खिलाड़ी के तौर पर इसरो बेहतर खिलाड़ी बना है, जिसमें हम बात लगातार करते हैं। जहाँ देखिए, जब हम चांद के बारे में ध्यान रखें, पहली तो यह हमेशा छाया में रहने वाला हिस्सा है। बेहद ठंडे क्रेटर्स गड्ढों से जमी हुई बर्फ भंडार है, पानी के बड़े स्रोत यहाँ पर, जहाँ जीवाश्मों को खजाना मिल सकता है। यहाँ हीलियम 3 जैसे बहुमूल्य खनिज मिलने की उम्मीद जताई गई है। अब हीलियम 3 क्या है, 1 टन हीलियम की मौजूदा कीमत करीब $5 अरब है। तो सोच कीजिए, $5 अरब की बात हो रही है, तो यह कितना रुपया हो जाएगा अगर हम बात करें तो $5 अरब की भारतीय रुपये में तो कितना ट्रिलियन हो जाएगा, कोई अता पता नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, इसके तहत 2.5 लाख टन अगर हीलियम 3 को पृथ्वी तक ढोकर लाया जाता है, तो यह ऐसी आकूत संपदा होगी जिसकी कीमत कई लाख करोड़ डॉलर मानी जा सकती है। इसरो ने दक्षिण ध्रुव की चट्टानों के लोहे के अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि मौजूदा अंदाजा लगाया। यह खोजबीन बिना वहां रोवर उतारे मुमकिन नहीं था। ये सब बातें हुई है। अब 22 अगस्त 2008 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया चंद्रयान मिशन करीब 1 साल बाद। उसके बाद ये सब आंकड़े आपको दिए गए, जो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के बारे में चर्चा करता है। तो यह क्यों चर्चा हो रहा है, क्योंकि यह कल वर्षगांठ आपको मनाया गया कुछ 23 अगस्त को। तो इस पर मैंने आपको इस पर भी चर्चा किया था, याद है, जो हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी गई हुई थी इसके उद्घाटन करने के लिए। तो उस पर इसरो के हालिया जो भी प्रक्षेपण किए गए, उस पर मैंने एक लिस्ट दिया था, आप लोग को याद है। उस लिस्ट को इसके साथ टैग कर लीजिएगा। अंतरिक्ष में नई जमीन की तलाश के संदर्भ में बातें आपको पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से देखते हैं, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। महिला सशक्तिकरण का अधूरा है संकल्प, बात कर रहे हैं। हमारे देश में लगातार घटनाएं बढ़ रही है। संविधान के बिना किसी लिंग से भेद किसी भी सम्मानपूर्वक जीवन का अवसर देता है, तो फिर वह अधिकार महिलाओं को क्यों छीना जाता है। वस्तुतः संकुचित मानसिकता के शिकार कुछ
कुछ लोग महिलाओं के पहनावे, खान पान, रहन सहन पर ही प्रश्न उठाते हैं। हाल ही में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षित महिला डॉक्टर के कार्यस्थल पर दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं के सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर उजागर किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुष्कर्म के साथ क्रूरता की बात करती है। दुखद यह है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का रवैया संतोषजनक नहीं रहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अस्पताल के पुलिस भूमिका से असंतुष्ट होकर जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। विचाराधीन यह मामला जो है आपको समझने की आवश्यकता, केवल मैंने अभी क्या बोला, अभी तो इसी के बारे में कुछ चर्चा की है ना। केवल कानूनी व्यवस्था की प्रश्न यह नहीं है, यह प्रश्न सामाजिक है और बदलते परिवेश की है, जिसमें हम महिलाओं को समझने की आवश्यकता होगी। महिलाओं के साथ उसके सहभागी पुरुष लिंगों को समझने की आवश्यकता होगी। महिला अस्मिता केवल यह अस्मिता मात्र नहीं है, यह आपके सामाजिक संस्कृति परिवेश का भी बोलबाला बताता है कि हम अपने महिलाओं को कैसे सुरक्षित रहते हैं। एक वाणी है, जिस घर में महिला का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी वास करती है। तो आप सोच के देखिए, जिस क्षेत्र में महिला का सम्मान नहीं होगा वहाँ पर कैसे इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। बाकी चीज़ें आपको वो जो अभी मैंने आपको उसके ऊपर पढ़ाया था, सारे एक्ट बताया, कानूनी प्रक्रिया बताया, उसको समझते हुए आगे आप लोग इसको इसके साथ जोड़ लीजिएगा। वही आंकड़े लगभग अप्रोक्स वही आंकड़े सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप उन सब चीज़ों को देख के ऐड कर लीजिएगा। वही चीज़ें जो मैं अभी आपको शुरुआती वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है ना। अभी सांसदों को 134 सांसदों पर मैंने कुछ दिन पहले ही चर्चा किया था। यह आरडीए का रिपोर्ट आया था तो मैंने बात भी किया था, जो हमारे नीति निर्धारक है, जो हमारे आइडियल है, वही अगर संसद के पटल पर बैठ रहे तो उसके अनुयायी क्या करेंगे। तो आपको यह मैंने उस दिन भी चर्चा किया था। यही सब आंकड़े लगातार आपको दिए जा रहे हैं, इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, इस पर मैंने पहले ही चर्चा कर रखा है 2-3 क्लास पहले से ही। तो आप सारी वीडियो को देख लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और बने रहिएगा। चलिए अब हम फिर कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ये युक्ति है, इसको सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए।